तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो ये प्रश्न है दोस्तों, ये सारे यूके एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए यूके एसएससी के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका फॉरेस्टर सिलेबस है सेम उसी सिलेबस को मैच करते हुए हमने ये सारे प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, बायो प्लस केमिस्ट्री। बाकी इकोलॉजी वो सब इसी में आपका आ जाएगा बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे लगभग 80 प्लस जो है आपके यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जो है मैक्सिमम आइडिया लग जाएगा कि जो प्रश्न किस प्रकार के बने हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक पादप और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो इनमें से आपको बताना है क्लोरोफिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स या सेल वॉल, पर्णहरित, प्रद्रव्य झिल्ली, लवक या कोशिका भित्ति। तो ऐसा कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो है दोस्तों पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हिंदी में इसे कहते हैं। किसकी बनी होती है? यह आपकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, क्योंकि पूछा जा सकता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जो कोशिका के अंदर जो जितने भी पदार्थ है उन सबको घेरे रहती है ना, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सबको घेरे रहती है। जो भी कोशिका के अंदर जो भी आपके पदार्थ है, ठीक है, जो भी आपके कोशिका के भीतर पदार्थ है उन सभी को घेरे रखती है। तो ये है, आप नोट कर लेना। अगला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए हिंदी में प्राकेंद्रिक और सुकेंद्रिक। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सुकेंद्रिक प्राकेंद्रिक आता है तो प्राकेंद्रिक को प्रोकैरियोटिक और सुकेंद्रिक को यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार एग्जाम आ जाती है और हमें लगता है कि पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, कोशिका द्वारा निम्न में से कौन सी विशेषता साझा नहीं होती? तो बताइए कौन सी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें से कौन सी विशेषता जो है इनमें आपस में साझा नहीं होती? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें आपका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है ना। यह किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, और साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों उसमें न्यूक्लियस जो केंद्रक है उसका भी अभाव रहता है ना, केंद्रक भी नहीं पाया जाता। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, इसमें जो है जो भी कोशिकांग है ना, सुव्यवस्थित कोशिकांग, वो भी इसमें नहीं पाए जाते आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये सब किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना तो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक का अभाव रहता है, और केंद्रक जो झिल्ली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी नहीं पाई जाती है, और साथ ही साथ जो है इसमें सुव्यवस्थित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। तो यही जो है दोस्तों ये साझा नहीं करते ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। बाकी राइबोसोम, कोशिका द्रव्य ये पाया जाता है। ठीक है, अगला है अगर से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको बताना है। यह दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलिडियम। ठीक है, गैलिडियम से जो है इसे प्राप्त किया जाता है। तो यह किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लाल शैवाल। किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से जो है इसे प्राप्त किया जाता है अगर। ठीक है, गैलिडियम। अगला क्वेश्चन है समान वंश नाम और विशिष्ट नाम विशेषण वाले द्विपद को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? समनाम, टेंटोनोमी, सिनोनोमी या बेसियोनोमी। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुनर्नाम। समान वंश और नाम, इसमें दोस्तों आपका क्या है? समान वंश का नाम दिया जाएगा और विशिष्ट नाम, ठीक है, दोनों दिया जाएगा। आप किसमें? टेंटोनोमी, पुनर्नाम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पौधे के तने का सहारा प्रदान करती है। तो एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कौन सी कोशिकाएं हैं दोस्तों जो पौधे के तने को सहारा प्रदान करती हैं? तो ये आपने पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, स्केलेनकाइमा। ये क्या करते हैं? पौधे के तने को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है मोनोकॉट एक बीजपत्री में। अब इनमें से आपको बताना है एक बीजपत्री में क्या है?
इनमें से क्या होगा? नसें एक नेटवर्क बनाती है। पर्ण मध्योतक को खंभोतक और स्पंजी पेरेन्काइम में विभेदित नहीं किया जाता। पर्ण मध्योतक अच्छी तरह से विभेदित होता है या आवर्त तत्वकोशिक बाह्य त्वचा से अनुपस्थित होता है। तो क्या है आपका इसका? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो पर्ण मध्योतक को खंभोतक और स्पंजी पेरेन्काइम में विभेदित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक बीजपत्री में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में असंजनन पौधे के विकास से संबंधित है। तो क्या संबंधित आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, युग्मकों के संलयन के बिना पौधों में असंजनन पौधे के विकास से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वानस्पतिक प्रवर्धन का तरीका नहीं है? मुकुलन, पर्तन, बुआई या बपन या ऊतक संवर्धन। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बुआई या वपन जो है वनस्पति प्रवर्धन का तरीका नहीं है। बाकी मुकुलन है, पर्तन है, ऊतक संवर्धन, ये सारे वनस्पति प्रवर्धन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है जीवाणु में निम्न में से कौन सा किण्वन विषाणु के विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार है? तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवरोधी एंडोन्यूक्लियस, है ना। यह जो है विषाणु के विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत में सबसे लोकप्रिय जीएमओ फसल कौन सी है? तो मकई, सोयाबीन, कपास, सीताफल। आपके पास फसल चक्र है, एग्रीकल्चर है, तो ये फसल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सबसे लोकप्रिय जो जीएमओ फसल है वो कौन सी आपकी? कपास है, ठीक है, कपास है, ठीक है दोस्तों। अगला है निम्न में से किस झील क्षेत्र में बहुतायत में पादप प्लवक होते हैं? तो आपको बताना है बेलांचल, नित्य स्थल क्षेत्र, सरोवरी क्षेत्र या प्रोफंडल क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र में होते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सरोवर क्षेत्र में आपके है बहुतायत में जो है पादप प्लवक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है उच्चतम औसत पादप उत्पादकता वाले पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार है। तो कौन सा है? आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर जो है, तो ये है दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन, शीतोष्ण घास स्थल, रेगिस्तान, वृक्ष रहित मैदान या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो क्या है इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आपके किसके लिए दोस्तों? ये जो है उच्चतम औसत पादप उत्पादकत्व वाले पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार है। कौन सा आपका? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जीवाणु भोजी के विरुद्ध एक जीवाणु रक्षा तंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंधन, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जीवाणु भोजी के विरुद्ध एक जीवाणु रक्षा प्रतिबंधित तंत्र को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक डीएनए वायरस है? कौन सा है? तंबाकू मोजेक वायरस, फूलगोभी मोजेक वायरस। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फूलगोभी मोजेक वायरस क्या है? एक डीएनए वायरस है, क्योंकि इसमें जो है इस वायरस में क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इनमें जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? डीएनए के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पेनिसिलिन निम्न में से किससे उत्पादित किया जाता है? तो किससे उत्पादित किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से जो है पेनिसिलिन उत्पादित की जाती है। लाइकेन के प्रमुख प्रदूषण संकेतक है। तो कौन सा है दोस्तों? पारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लाइकेन जो दोस्तों आपको पता है क्या करता है? प्रदूषण, जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ जो है यह नहीं उगेगा, ठीक है। जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर आपका प्रदूषण नहीं होगा। तो प्रदूषण का अच्छा संकेतक है। तो कौन सा है आपका प्रमुख संकेतक? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
अगला है, निम्न में से किस खनिज की कमी से पत्ती का अग्रभाग मुरझाया हुआ लगता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरोन या लोह, आयरन। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरीन की कमी से जो है दोस्तों पत्ती का अग्रभाग मुरझाया हुआ होता है। तो जो आपके पादप है प्लांट में, है ना, और ह्यूमन में, तो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं दोस्तों। एक तो पाया जाता है मैक्रो और एक पाया जाता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब है जिनकी आवश्यकता अधिक होती है, मतलब शरीर में, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये आपको पढ़ना है। इनमें से आपका प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बायोगैस के उत्पादन के लिए कच्चा माल फीड स्टॉक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है काजू, मवेशी का गोबर, पटसन या सोयाबीन। तो किसका उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मवेशी का गोबर जो है कच्चा माल फीड स्टॉक के रूप में बायोगैस के उत्पादन के रूप में किया जाता है। अगला है, बीओडी का पूरा नाम क्या है? तो बीओडी क्या है इसका पूरा नाम? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संरचना सभी रज्जु की संघ में उपस्थित होती है? कपाल, पृष्ठ रज्जु, मेरु रज्जु या मेरुदंड। तो इसका आपको बताना है राइट आंसर। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, नोटोकॉर्ड। ठीक है, रज्जु की संघ में उपस्थित होती है। जो आपके रज्जु की संघ वाले हैं उनमें क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु, जिसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, केंचुए का भूरा रंग वर्णन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? मिलेनिन, केराटिन, टैनिन या पोरफायरिन। तो जो केंचुए का जो भूरा रंग है वो किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये होता है दोस्तों आपका पोरफायरिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके कारण जो है केंचुए का रंग भूरा होता है। अगला है, असम में एक विश्व धरोहर जैव विविधता स्थल है। तो सभी को पता है क्या है? सुंदरवन, मानस, नंदा या काजीरंगा। तो असम में कौन सा है दोस्तों? ये आपको देखने हैं धरोहर, है ना, जितने भी धरोहर है वो आपको देखने हैं। तो काजीरंगा। ठीक है, असम में कौन सा आपका? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसे जो है विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। यह क्या है? एक जैव विविधता वाला स्थल है। ठीक है, कब किया गया? 1985 में इसे किया गया था। लगभग 430 के आसपास जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और कहाँ पर है? ब्रह्म नदी के आसपास जो है दोस्तों यह आपका काजीरंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के मूल निवास के बाहर जैव विविधता के घटकों को जीवित रखने वाली एक संरक्षण पद्धति को कहा जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण, पशुओं का क्रमिक विकास, परिस्थानीय या पशुओं का संरक्षण, एक्स सीटू, इन सीटू, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल या इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में प्राकृतिक पर्यावरण के मूल निवास के बाहर जैव विविधता के घटकों को जीवित रखने वाली एक संरक्षण पद्धति को एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एशियाई शेर केवल कहाँ पाया जाता है? हिमालय, पश्चिमी घाट, सदाबहार वन या गिर वन में। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बन सकते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पाया जाता है गिर वन, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कहाँ है? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में पाया जाता है। कितनी है इनकी संख्या? लगभग 700 के आसपास जो है इनकी संख्या है। ठीक है, इन्हें जो है भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव डेल्टा की सुरक्षा करता है। कौन करता है? चिल्का झील, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पॉइंट कैलिमेरे या सुंदरबन। तो कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। ठीक है, तो सुंदरबन कहाँ पर आपका? यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव डेल्टा की सुरक्षा करता है। मैंग्रोव डेल्टा मतलब यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो और यह भी दोस्तों जो सुंदरबन डेल्टा है यह भी आपका क्या है? विश्व धरोहर है। तो जितने भी आपके विश्व धरोहर है वो आपको सारे जो है नोट करने हैं और याद करने हैं। पानी की बूंदों से युक्त एरोसोल को कहा जाता है? धुंध, कोहरा, कुहासा या धूल। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ढील। ठीक है, डस्ट कहा जाता है। ठीक है,
अगला है ध्वनि की इकाई को नापक ध्वनि की इकाई को नामक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है दोस्तों? आपने देखा होगा, अगर आपने आईपीएल देखा होगा तो जैसे ही शोर होता है तो वहाँ पे क्या आता है? डीबी, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, आईपीएल देखा होगा, उसमें क्या आता है? डीबी। जब जैसे या छक्का लगता है, चौका लगता है, तो जब शोर होता है तो साइड में लिखा आता है डीबी 125, डीबी 127। तो ये क्या है? क्या है? डेसिबल। किसको मापा जाता है इसमें? ध्वनि को। अगला है वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस है, ये आप देख लेना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है इन्वायरमेंट से। अगला है निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य योगदान है? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, आपको देखना है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल, है ना, पानी इनके साथ मिलके इस प्रकार से यह बनाते हैं। अगला है सौर सेल विद्युत उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को द्वारा सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। तो कौन सा होगा आपका? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव जो है, यह जो है प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वोल्टीय प्रवाह द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश वोल्टीय प्रवाह द्वारा, फोटो वोल्टिक इफेक्ट द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है तेल, पेट्रोल, कोयला या बायोगैस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। ठीक है, तो कोयला से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला के खाने कहाँ पर है, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, ये सारे कोयले हैं, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो भारत में कृषि विज्ञान केंद्र तो कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1965, 1974, 1952 या 1988, कौन सा है? तो 1974। ठीक है, भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 कहाँ पर हुई? पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में यह हुई है। कितनी है दोस्तों वर्तमान में कृषि? वर्तमान की बात करें तो 731 के आसपास जो है कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या है। ठीक है, 730 या 731 के आसपास। करंट डाटा आप देख लेना, है ना, पूछा जा सकता है। अगला है फलीदार चारे में कौन सा बृहत मैक्रो खनिज प्रचुर मात्रा में होता है? तो मैक्रो और माइक्रो दो प्रकार के आपके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। मैक्रो में आपका आता है पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, इस प्रकार से होता है। माइक्रो में आपका आता है कोबाल्ट, आयरन, इस प्रकार से जो भी है आप देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। 57 का जो राइट आंसर है आपका दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैल्शियम, फलीदार चारे में खनिज कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो चारे हैं वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो फलीदार चारे हैं वो कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हरा चारा बनाने के लिए कौन से चारे की फसल सबसे उपयुक्त है? जई, मक्का, गेहूं, जौ, तो कौन सा है? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, मक्का, जिया मेज। ठीक है, जिया मेज क्या है इसका दोस्तों जो है बॉटनिकल नेम भी आप इनका देख लेना, जौ के, गेहूं के, जई के और मक्का के आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, फलियों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण अक्सर बीज को काट टीका लगाकर बढ़ाया जाता है, तो कौन सा है? राइजोबियम, बैक्टीरिया या एजोस्पेरिलम या VAM? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, VAM।
क्या होगा इसका जो राइट आंसर है आपका, एक बार, राइजोबियम है इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, VAM नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम का। अगला है विज्ञान की शाखा जो फूलों, फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है तो क्या कहा जाता है, पर्माकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या विटीकल्चर। तो फूलों, फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, है ना। पर्माकल्चर में क्या है दोस्तों, इसमें जो है प्रकृति विधि द्वारा जो है खेती की जाती है। ठीक है, पर्माकल्चर में, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है ना। तो ये मृदा विज्ञान से संबंधित है, मृदा की उर्वरता शक्ति, है ना। अगला है सिल्वीकल्चर, तो आप सभी को पता है सिल्वीकल्चर में किसका किया जाता है, वन फसलों को उगाने और उनकी खेती करने का विज्ञान। और विटीकल्चर दोस्तों अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलीय चक्र और जल बजट से संबंधित मौसम विज्ञान की शाखा को के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, जल मौसम विज्ञान। सिंपल सा था। अगला है मृदा जल सतह से जल की कमी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मृदा जल सतह से जल की कमी को वाष्पोत्सर्जन, वाष्पनोत्सर्जन या वाष्पीकरण या संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों गन्ने के लिए सामान्य किस प्रकार की सिंचाई को अपनाया जाता है, तो बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, खूड़। ठीक है, फोरो, खूड़ विधि का प्रयोग किया जाता है ना। अगला है निम्न में से कौन सी द्वितीयक पोषक तत्व है, तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन सा आपका, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है या मैग्नीज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये पौधों के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। मैग्नीशियम हो गया आपका, कैल्शियम है और सल्फर, है ना, ये पौधों के लिए जो है प्रमुख पोषक तत्व हैं। ठीक है, इनकी मात्रा जो है उतनी ज़्यादा नहीं लगती मतलब पौधों में, लेकिन फिर भी जो है पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर इस प्रकार के हैं, मतलब इनकी मात्रा जो है पौधों में कम होती है ना, कम कम मात्रा की जो है रिक्वायरमेंट होती है। और तो इन्हें जो है किस में रखा गया फिर, द्वितीय पोषक तत्वों में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में जो है इन्हें रखा गया है। आपको याद रखना है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गहरी जड़ वाली फसल है, मूंगफली, चावल, प्याज या कपास। तो किसमें जो है गहरी जड़ें पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसमें पाई जाती है आपकी, कपास। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है ना, इसलिए सोयाबीन की दाल खाया करो। 40% जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। केंचुए द्वारा जैविक अवशिष्टों के जैव निम्नीकरण का अंतिम उत्पाद कहलाता है, तो वर्मी कंपोस्ट। तो क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है वर्मी कंपोस्ट, है ना, जो केंचुए द्वारा बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो ये एग्रीकल्चर वाले प्रश्न है दोस्तों, है ना। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से उठाया हुआ। तो अगला है खरपतवार बीज अंकुरण को मारने के लिए मिट्टी की सतह को गर्म करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, सिकलिंग, फ्लेम कल्टीवेशन, रासायनिक उद्दीपक या मृदा सौर्यन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहेंगे, सोइल सोलराइजेशन। खरपतवार बीज अंकुरण को मारने के लिए मिट्टी की सतह को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सोइल सोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। वह विधि कौन सी है जिसमें खरपतवारों को शमनक फसलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो कौन सी है, यांत्रिक विधि, कर्षण विधि, जैविक विधि या रासायनिक विधि। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, इस विधि में आपका कौन सी विधि होगी, आपकी कर्षण विधि। ठीक है, तो 90 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसमें जो है खरपतवारों को शमनक फसलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्न में से कौन सा पर्ण समूह प्रयुक्त शाकनाशी है? कौन सा है शाकनाशी? फ्लोरो फ्लूक्लोरो फ्लूक्लोरो क्लोरानी फ्लूक्लोरालिन, आप पढ़ लेने के बाद फ्लूक्लोरोनिन, ठीक है, पेंडिमेथिलीन, ब्यूटाक्लोरिया, पैराक्विट। कौन सा होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पैराक्विट। आमतौर पर गन्ने के लिए अनुशंसित शाकनाशी है एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, ऑक्सीफ्लोरफेन या ऑक्साइडाइजन। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, ठीक है, एट्राजिन। गन्ने के लिए अनुशंसित जो शाकनाशी है वो क्या आपका एट्राजिन। सोयाबीन के लिए बीज दर कितनी है? तो आप देख लेना, मंडुए के लिए कितनी है, गेहूं के लिए कितनी है, चने के लिए कितनी है, गन्ने के लिए बीज दर कितनी है, इस प्रकार से देख लेना, पूछा जा सकता है। यहाँ सोयाबीन का पूछा है तो आपसे गेहूं का भी पूछ सकता है, धान का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। ये जो है शायद केमिस्ट्री में भी इस प्रकार का सवाल बना था। अगला है दोस्तों, चैनल में जल प्रवाह किसके माध्यम से मापा जाता है? ठीक है, जो जल प्रवाह होता है चैनल में, तो किसके माध्यम से मापा जाता है दोस्तों आपके खेतों में? वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्शल ओनलिका, ठीक है, पार्शल फ्लूम। अगला है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में से कौन सा मंद मोचन है? विच वन इज स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। कौन सा जो है स्लो रिलीज होता है ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन में, कौन सा मतलब आराम से रिलीज होता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी, ठीक है, सल्फर लेपित यूरिया, ठीक है, ये मंद मोचन है। अगला दोस्तों, काली क्षारीय मृदा को के रूप में जाना जाता है, तो बताना है आपको किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है आपका सोडियम मृदा, ठीक है, सोडिक सोइल। तो काली क्षारीय मृदा को सोडियम मृदा के रूप में जाना जाता है। कितना होता है इसका? यह दोस्तों जो है क्षारीय मिट्टी है तो 7 से 14 तक जो है इसका पीएच मान होता है आपका, जो काली मिट्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मध्यस्थता से नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड अभिक्रिया की कमी की प्रक्रिया जानी जाती है। नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, एमाइनेशन या विनाइट्रीकरण। तो क्या कहते हैं इसे कहते हैं दोस्तों आपका डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड अभिक्रिया की कमी की प्रक्रिया को डी नाइट्रिफिकेशन जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ज्वार बीमारी बताना है किससे? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो किससे होती है यह बीमारी जो होती है दोस्तों आपका होता है कार्बन नाइट्रोजन, व्यापक कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके जो बायो से संबंधित प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद जो आप प्रश्न होंगे वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो हमने दोनों प्रकार के जो है जो प्रीवियस ईयर है केमिस्ट्री का भी रखा है और बायोलॉजी का भी रखा है, जिससे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। अगला है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है? तो बताना है टोलुइन, नाइट्रोबेंजीन, पैराक्रिसॉल, फिनॉल। तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों वो अधिकतम है। अगला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन होते हैं क्यों होते हैं? संक्रमण की ऊर्जा सोखते हैं या संक्रमण की ऊर्जा सोखते हैं, या ए कोई ऊर्जा नहीं सोखते या संक्रमण की ऊर्जा सोखते हैं। पीडी संक्रमण की ऊर्जा सोखते हैं, डी संक्रमण, डीएस या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो संक्रमण है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या करते हैं? डी है ना, संक्रमण ऊर्जा को सोखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर मुख्य उत्पाद होगा। तो आपको बताना है सबसे पहले तो ग्लूकोज का सूत्र आना चाहिए C6H12O6, है ना। तो ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं ग्लूकोज का, क्या पता आपसे स्ट्रक्चर ही पूछे। CHO, ठीक है, इसमें आपके OH हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोजन है, फिर से OH है आपका, और फिर से यहाँ पर OH,
और यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आपका OH होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4, तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर CH2OH। तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपके ग्लूकोज में पाए जाते हैं। तो यह है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। जैसे आप ब्रोमीन की उपस्थिति में ब्रोमीन और जल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो बाकी तो आपका ये सेम रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आपका OH होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर से आपका OH, फिर से आपका OH, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन HO और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऊपर आपको में चेंज क्या आएगा, सिर्फ ऊपर आपका एल्कोहल बनेगा CH2OH और नीचे आपका क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ठीक है। और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम होता है, ग्लूकोनिक एसिड जो है इसे कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा सकता है कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, ठीक है। कितने रहते हैं 5, ये वाला नहीं है, ये वाले 1 2, तो ये भी आप नोट कर लेना। और सूत्र क्या है C6H12O6। निम्न में से डी बाई हैकल सिद्धांत लागू होगा, तो राइट आंसर आपको बताना है किस में लागू होगा, ठीक है। ये आयनिक विलयनों में लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य रहते हैं आपके, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, उन पर जो है ये नियम लागू होता है ना। ये क्या है, जो दुर्बल वीक एसिड रहते हैं, वीक एसिड, उन पर यह नियम लागू होता है। एसिड बेस से संबंधित है, तो वीक एसिड जो रहेंगे आपके उन पर यह लागू होता है, ठीक है। CH3COOH क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। अगला है बेंजीन आयरन ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो क्या बनाएगा दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका बेंजीन, ठीक है। प्लस ये किससे रिएक्शन कर रहा है, FeCl3, है ना। तो क्या बनाएगा ये, मतलब रिएक्शन कर रहा है प्लस क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ कर रहा है किसकी उपस्थिति में, आयरन ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो नाइट्रोजन क्या देगा दोस्तों, ये आपका क्लोरोबेंजीन है ना, क्या देगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर C, क्लोरोबेंजीन देगा। अगला है दोस्तों हिमा कब मापा जाता है, तो मापा जाता है, राइट आंसर है आपका बेकमैन विधि से और राष्ट्र कैम्फर विधि, दोनों से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों ClF3 में क्लोरीन पर कौन सा संकरण होता है, तो आपको बताना है sp3d2 sp3d या sp2 या sp3, कौन सा होगा, ये होगा आपका sp3। कौन सा संकरण होगा दोस्तों आपका sp3d, ठीक है, ऑप्शन नंबर C, है ना। संरचना कैसी होगी, क्लोरीन सेंटर में होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये ClF3 की संरचना है, ठीक है। किस आकार की होती है, T आकार की होती है, ये बन रहा ना आपका T, तो T आकार की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न संकुलों में किस तरह की समावयवता है, केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा गया था, तो आपको बताना है इसमें किस प्रकार की है। तो ये आपका जल पाया जा रहा है ना, जो वाटर है, तो ये कौन सी होगी आपकी जल योजन समावयवता, ठीक है। अगर इस प्रकार का सवाल आपको आता है जिसमें आयन होंगे तो उसमें आयनिक समावयवता, ज्योमेट्री होगी ज्यामिति, और ऑप्टिकल होंगे तो प्रकाशिक रहेंगे, और बाकी जो कोऑर्डिनेट वाले होंगे उनमें कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपको पहचानना है कौन सा है। तो इसमें देखा आपका हाइड्रोजन H2O जल है, तो इसलिए कौन सी होगी हाइड्रेट आइसोमेरिन जल योजन समावयवता। अगर पूछा जाता है इस प्रकार से और एग्जाम्पल तो आप देख लेना, ठीक है। अगला है सोडियम क्लोराइड की संरचना सोडियम की उप संयोजक संख्या है, ठीक है। NaCl में सोडियम की उप संयोजक संख्या कितनी है आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इसमें बताना है। तो क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D, ठीक है। इन दोनों की जो उप संयोजक संख्या किसकी है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम की भी और क्लोरीन की कितनी है, दोनों की उप सह संयोजक जो संख्या है वो 6 है, ठीक है। दोनों 1:1 रेशियो में जो है दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं।
ठीक है। यह क्या है, दोनों में है ना NaCl, इन दोनों की है यह कितनी 6। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की साइन में 0 रहती है, ठीक है, तो सोडियम की 0 रहती है, तो यहाँ पर 0 कहीं है नहीं, इसका मतलब इन दोनों की है, तो क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसका आकार अधिकतम है? तो लेंथ है ना, इसकी त्रिज्या बड़ी है तो आकार भी बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है SF ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड या 4 नोड? तो आपको बताना है, तो राइट आंसर है आपका 1 नोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अम्लीय है? फिनॉल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एथेनॉल? तो आपको बताना है एसिडिटी, तो कौन सा है सबसे अम्लीय है? तो कौन सा होगा दोस्तों आपका, फिनॉल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तथा एथेनॉल? तो कौन सा है आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल का सूत्र रहता है HC⋯OH, सबसे ज़्यादा अम्लीय ये रहेगा, फिर रहेगा आपका एसिटिक अम्ल CH3C⋯OH, फिर एसिटिक अम्ल के बाद आपका जो आएगा वो आएगा फिनॉल, फिनॉल आएगा तीसरे नंबर पे। फिनॉल के बाद आएगा आपका कौन सा, चौथा है आपका एथिल अल्कोहल, एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। ये एसिडिटी का क्रम है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अणु माइक्रोवेव एक्टिव है? तो माइक्रोवेव एक्टिव कौन से अणु होते हैं? HCl, COCH, या उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है, जो आयोग है दोस्तों उसने क्या कहा है, और आयोग ने जो माना इसका आंसर सी है, ठीक है, आयोग ने इसका आंसर सी माना है, लेकिन जो इसका क्या है ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे जो है माइक्रोवेव एक्टिव है ना, मतलब ये जो डाइपोल वाले रहते हैं, डाइपोल द्विध्रुव अणु है ना, डाइपोल मॉलिक्यूल जो रहते हैं, ये सारे डाइपोल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए क्या होंगे माइक्रोवेव एक्टिव, ठीक है। लेकिन आयोग जो था UK SSSC ने, उसका आंसर जो क्या दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, पिरिडिन की क्रिया जब 300 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम KNO3 और H2SO4 के मिश्रण से होती है तो प्राप्त होता है। तो आपको बताना है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके साथ जब आप पिरिडिन की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोपिरिडिन ही बनेगा, है ना, क्योंकि आपका नाइट्रोजन है, तो क्या बनने वाला है आपका, नाइट्रोपिरिडिन ही बनने वाला है, ठीक है। तो पिरिडिन आपको पता है ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड द्वारा इस प्रकार जुड़े रहते हैं, ये संरचना किसकी है, पिरिडिन की है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और प्रेजेंस किसकी है H2SO4, है ना, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है नाइट्रोपिरिडिन प्राप्त होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है आपका और ये आपका NO2 है, ठीक है, 1 2 3, तो 3 नाइट्रोपिरिडिन जो इसका नाम है 3 नाइट्रोपिरिडिन, तो कहाँ पर आपका 3 नाइट्रोपिरिडिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, मायोग्लोबिन का कार्य है क्या है, आयरन संचय, ऑक्सीजन परिवहन, आयरन परिवहन? तो बताना है मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, तो क्या कार्य है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरेज, मायोग्लोबिन, ठीक है, यह क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है। मायोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है आपकी, क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, तो कहाँ पाई जाती है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में यह पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षार है? तो कौन सा है, तो देखिए फ्लोरीन आयन तो प्रबल है, क्लोरीन भी उसके बाद प्रबल है, फिर ब्रोमीन, तो सबसे दुर्बल जो होगा वीक होगा, दुर्बल जो क्षार होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या है, तो कितनी होगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर त्रिज्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको ये पूछा जा सकता है, तो ये होगी आपकी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों, आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्या दाईं से बाईं जाने पर, तो बताना आपको लेफ्ट से राइट जाने पर, बहुत जो हमने इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी इससे पहले वाले जो भी वीडियो हुई थी, ठीक है, केमिस्ट्री में, जिसमें 70+ PYQ हमने करवाए थे, उसमें जो है इससे सारे क्वेश्चन जो है इन सभी के बारे में चर्चा कर रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है।
आवर्त सारणी में जब आप तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कक्षकों की वैद्युत ऋणात्मकता का सही घटता हुआ क्रम है, तो कौन सा है? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो आपकी रहती है दोस्तों एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो आपको बताना है कक्षकों की विद्युत ऋणात्मकता का सही घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है एस है ना, क्योंकि इसमें 50%, 50 क्यों 100% एस करेक्टर रहता है, ठीक है। उसके बाद एस पी में कितना है 50% एस करेक्टर रहता है, ठीक आएगा। SP2 इसमें 33.33 रहता है और लास्ट में पी इसमें 0%, ठीक है। तो ये है ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम कम कम। अगला है जियोलाइट है, तो क्या है जियोलाइट, ये आपका सिलिकेट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, सोडियम के 8वें इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा Na+ की, तो किस प्रकार से होगा, इसका चक्रण आपको बताना है। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो नॉर्मल सोडियम है 11 परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन सारे जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन है मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 1s2 2s2 2p6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिया किसी ने, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर जो है आपको बताना है, अब क्या बताना है कि चक्रण होगा, तो चक्रण होगा आपका, चक्रण किस प्रकार से होगा आपको बताना है। स्पिन जो होगी कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसी होगी दोस्तों, अगर आप भरोगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6, तो इसमें जो है 8वें जो इलेक्ट्रॉन का है 2 4 6 8, इसमें जो क्या रहेगा दोस्तों, जो चक्रण रहेगा आपको कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ना आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, तो बताना है कक्षकों का आकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्पेस में कक्षकों का अभिविन्यास है ना, चुंबकीय जो क्वांटम संख्या है वो क्या बताती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्पेस में कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और दूसरा है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, कक्षकों का आकार कौन बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बताता है, कक्षकों का आकार, मतलब क्या बताता है, साइज, ठीक है। और बाकी तो दूसरा आपका द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, यह बताता है शेप, आकृति, ठीक है। जो n बड़ा बताता आपका साइज और l बड़ा बताता आपका शेप, और स्पिन जो है आपका जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या s से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या बताता है आपके दोस्तों, कक्षकों की स्पिन बताती है। क्लॉकवाइज है जो हमने क्वेश्चन किया था, या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कौन बताता है, स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या आपकी स्पिन बताती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या आपकी शेप बताती है, आकृति मतलब कक्षकों की आकृति कैसी है, और मुख्य क्वांटम संख्या आपकी क्या बताता है, साइज, ठीक है। और बाकी आपका जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है दोस्तों वो आपका क्या बताता है, स्पेस में कक्षकों का अभिविन्यास। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना।
अगला है दोस्तों स्टीरियोआइसोमेरिक रूप में निम्न में से है, तो कौन सा है, इनमें से क्या है, ये मीजो कंपाउंड है या आइडेंटिकल है या इनोन्शियोमर है या डाइस्टीरियोमर्स है, तो क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, तो इनोन्शियोमर्स। ठीक है, मिरर इमेज आप डालोगे तो देखो इसकी मिरर यहाँ बन रही है, इसकी मिरर सेम यहाँ पर बन रही है, लेकिन जैसे आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोज। अगर इस प्रकार के यौगिक आपको दिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इनोन्शियोमर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है कीटनाशक गैमीन्स का रासायनिक नाम है गैमेक्सिन, तो गैमेक्सिन एक कीटनाशक है, इसका रासायनिक नाम आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड की संरचना कैसी रहती है, ये आपकी बेंजीन रहती है, इसमें क्लोरीन लगे रहते हैं चारों साइड। ठीक है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्या है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका सूत्र होता है C6Cl6। ठीक है, कार्बन भी 6 और क्लोरीन भी 6। अगला है दोस्तों वेस्पर थ्योरी के अनुसार XeF2 अणु है, तो बताना है लीनियर है या ऑक्टाहेड्रल है, तो XeF2 वेस्पर थ्योरी के अनुसार आपको बताना है। केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। XeF2 कैसे होगा आपका, लीनियर। तो कैसी होती है इसकी संरचना, देखिए आपका जीनोन रहता है, जीनोन। ठीक है, 54 इसका परमाणु क्रमांक रहता है जीनोन का। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये आपका फ्लोरीन बनता है और यहाँ पर भी फ्लोरीन, तो कैसी है, लीनियर है। और इनमें यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। ठीक है, ये है XeF2 की संरचना जो कैसी होती है, लीनियर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन BF3 के लिए सही नहीं है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, यही जो है इसके लिए गलत है, आयनिक नहीं है, कैसे होगा, सह संयोजी। BF3 कैसा है दोस्तों आपका, सह संयोजी यौगिक है। बाकी दोस्तों ये सारे कथन जो है सही है। यह एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है, यह लुईस अम्ल यह यौग उत्पाद बनाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत था, क्योंकि यह क्या है, सह संयोजी यौगिक है। तो ये है दोस्तों, हमने जो है लगभग जो है 75 या 80 प्लस के आसपास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं बायोलॉजी से संबंधित, जिसमें आपका इकोलॉजी भी था, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो प्रश्न थे, इन्वायरमेंट से संबंधित थे और बायो के प्रश्न भी थे। और केमिस्ट्री दोस्तों जो आपका सिलेबस है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एसिड बेस हो गए, इनसे भी जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार की जो है प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों आपको जो है अपनी पढ़ाई करनी है, फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, इसी प्रकार से आपको सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ने हैं। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो बाकी यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बाद, प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट 9। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।